नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। एक लड़की की जब शादी होती है तो वह अपने पति से, अपने ससुराल वालों से यह इच्छा रखती है कि वह उसे खुश रखेंगे, क्योंकि वह अपने माँ बाप का आंचल छोड़कर दूसरे के घर की बहू बन रही होती है। जब वह शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो उसका पति कुछ दिनों तक तो उसे खुश रखता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे प्रताड़ित करने लगता है। बार बार वह कहता है कि तुम्हारे पिताजी दहेज में मुझे कुछ भी नहीं दिए हैं। जब पत्नी कहती है कि जितनी मेरे पिता की औकात थी उतना मेरे पिताजी ने किया था, तो वह कहता है उतना तो कोई एक भिखारी अपनी बेटी को दे देता है। बेटी रोती है, तड़पती है, लेकिन वह अपने पिता की हकीकत को जानती थी। वह अपने पिता से कुछ भी नहीं कहती थी। करीब 1 साल तक वह व्यक्ति उसको प्रताड़ित करता है, बार बार मारता, पीटता। 1 साल बाद वह एक बच्ची को जन्म देती है। फिर उसका पति उसको मारता है, पीटता है, क्योंकि वह बेटी को जन्म दी थी। अब बेटी का पालन पोषण कैसे होगा? खुद तो वह कुछ करता नहीं था। एक दिन उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया जिसको सुनने के बाद वाकई में आप हैरान रह जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। आज की जो घटना है कुछ इसी पे आधारित है। शायद इस घटना को सुनने के बाद आप उस व्यक्ति को गालियां भी देने का आपका मन करे। कुछ साथियों ने कमेंट भी किया है, कुछ साथियों का जन्मदिन भी है। मैं कहानी के अंत में उन सभी साथियों का नाम लूंगा, उनको जन्मदिन की बधाइयां भी दूंगा अपने सभी साथियों के साथ। यह जो हमारा परिवार है विशु वारदात तक का छोटा सा परिवार है, और इस परिवार में आप सभी जितने सदस्य हैं जो प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जब आपका कमेंट आता है और लाइक वीडियो पे आती है तो मुझे अंदर से प्रोत्साहन मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलता है। तो यह मोटिवेशन आप लोग अपने भाई, अपने दोस्त विशु राय पे बनाए रखिए। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है, यह कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। रायबरेली में एक परिवार रहता है, फूलचंद का परिवार। फूलचंद की एक बेटी रहती है, प्रिया, जो कि बेहद ही खूबसूरत रहती है। फूलचंद पेशे से एक लेबर का काम किया करते थे, कभी मिस्त्री का काम किया करते थे। बेहद ही गरीब परिवार था, किसी तरह से रोजी रोजगार चलता था। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कमजोर थी। यह कह सकते हैं कि ठीक ठाक थी। अब हर पिता यही चाहता है कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, वह गरीब हो या फिर अमीर हो। वह एक रिश्ता ढूंढता है एक बिचौलिए के माध्यम से। तभी पता चलता है कि पास के ही एक गांव में एक राम सिंह का परिवार रहता है, जिनके बेटे का नाम मनीष रहता है। राम सिंह मिडिल क्लास की फैमिली रहती है, काफी ठीक ठाक परिवार रहता है। मनीष भी काफी सुंदर लड़का रहता है, सुशील लड़का रहता है। अब एक मंदिर में बिचौलिए के माध्यम से, यानी कि हमारे यहाँ बिचौलिए को अगुआ कहते हैं, अगुआ के माध्यम से एक मंदिर पर लड़की को बुलाया जाता है, और लड़के के परिवार को भी बुलाया जाता है। सभी लोग लड़की देखते हैं और लड़की वाले लड़के को देखते हैं। दोनों को लड़की लड़का पसंद आता है। शादी की डेट फिक्स होती है और शादी हो जाती है। 2020 में दोनों की शादी होती है। खैर, 2020 का वह पल, कोविड का पल कौन भूल सकता है। सभी लोग परेशानियां झेल रहे थे, कोविड का दर्द झेल रहे थे। किसी के पास खाने को पैसे नहीं थे, कई लोगों की तो नौकरी भी चली गई थी। उसी समय जो फूलचंद होते हैं, लड़की के पिता जो रहते हैं, उनके पास भी रोजी रोजगार नहीं रहता। उसी समय वह अपनी बेटी की शादी करते हैं, किसी तरीके से वह शादी करते हैं। अब ससुराल वालों की मांग रहती है, यानी कि मनीष के पिता राम सिंह की मांग रहती है कि उनको एक मोटरसाइकिल चाहिए। अब गरीब बेटी का एक पिता काफी नर्वस होता है, उदास होता है, लेकिन उसकी बेटी को, यानी कि प्रिया को, मनीष काफी पसंद आया था। रिश्ता काफी अच्छा था।
किसी तरह से अपने बेटी की खुशियों के लिए फूलचंद अपना खेत, करीब 1 से 1.5 बिस्सा खेत बेच देता है और बेचकर एक हीरो होंडा की बाइक खरीदता है, हीरो की बाइक खरीदता है और वह उसे दहेज स्वरूप मनीष को दे देता है। कुछ दिनों तक दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चलता है, काफी खुश रहते हैं। तभी जो मनीष होता है उसको मोहल्ले में ही एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। अब उस लड़की से वह आए दिन मिला करता था। अब यह बात जो पत्नी होती है उसे पता नहीं थी। जब भी उसे पैसे की जरूरत होती, अब वह धीरे धीरे पत्नी पर प्रेशर डालने लगता है। वह पत्नी से कहता कि तुम अपने पिता को फोन करो और कुछ पैसे मंगवाओ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं चला सकता। अब पत्नी यह सब सुनते ही रोने लगती है। किसी की बेटी ससुराल में गई हो और उसका पति उसके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करे, इस तरह की बातें करे, तो कोई भी बेटी बहन रोने को मजबूर हो जाएगी। अब वो अपने पिता की हकीकत जानती थी कि किस तरह से उसके पिता फूलचंद ने जमीन बेचकर, खेत बेचकर अपनी बेटी की शादी की थी। अब वो अपने पिता से पैसे नहीं मांग सकती थी। वह अपने पति को कमाने के लिए बोलती है, लेकिन उसका पति यह सुनते ही भड़क जाता है और अपनी पत्नी को पीटने लगता है। वहीं ससुराल वाले, उसकी सास और उसके ससुर इसको देखते हैं, पीटते हुए बहू को देखते हैं और बचाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। दरअसल वह खुद अपने बेटे को चाहते थे कि तुम अपनी पत्नी से कहो वह अपने पिता से पैसे की मांग करे। अब उधर उसकी प्रेमिका, उसको भी पैसे की जरूरत पड़ती तो वह मनीष को प्रेशर डालती है, और जब मनीष को प्रेशर डालती तो मनीष आकर अपनी पत्नी पर अत्याचार करता, पीटता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहता, वह सहती रहती। करीब 1 साल बाद वह एक बेटी को जन्म देती है। तभी उससे पहले जो मनीष होता है उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वह एक हॉस्पिटल में जाता है और अपने पत्नी का जांच करवाना चाहता था कि वह उसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, लेकिन यह जांच कानूनन जुर्म था। हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम किसी और हॉस्पिटल में ऐसा करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम सलाखों के पीछे चले जाओगे, यह कानूनन जुर्म है। अब वह डर जाता है और अपनी पत्नी को लेकर घर जाता है। जब पत्नी कुछ दिनों बाद एक बिटिया को जन्म देती है तो पूरा परिवार काफी चिंतित रहता है। दूसरे दिन जब वो अपने पत्नी से मिलने जाता है हॉस्पिटल में, और जब उसकी पत्नी यह कहती है कि बेटी आप पर गई है, तभी वह गुस्से में एक थप्पड़ लगाता है अपनी पत्नी को। अब आप समझ सकते हैं कि एक महिला जिसने अभी 1 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया हो, उसको कोई व्यक्ति थप्पड़ लगाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, वह कैसे बर्दाश्त करेगी। वह रोने लगती है, अपनी किस्मत पर रोती है, खुद पर रोती है। लेकिन वह अपने पिता और माँ बाप से, अपने भाई से कभी कुछ भी नहीं कहती। उसके माँ बाप यह जानते थे कि उसकी लड़की बहुत खुश है। वह उसके माँ बाप आते हैं, हॉस्पिटल में मिलते हैं और अपनी बिटिया को आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जो प्रेमिका रहती है वह प्रेशर डालती है पैसे के लिए। अब यह परेशान हो जाता है। परेशान होकर फिर वही कमाने की बजाय अपने पत्नी पर आकर उत्पीड़न करता है, लकड़ियां जुटाता है, गर्म करता है, लोहे को गर्म करता है लकड़ियों पर और अपनी पत्नी को दाग देता है, जगह जगह जलाता है, अत्याचार करता है, ताकि पत्नी परेशान होकर अपने घर जाए और अपने माँ बाप से पैसे मांगे। एक दिन वह जाने के लिए तैयार हो जाती है तो मनीष को लगता है कि यह सारी बात जाकर अपने पिता को बता देगी। वह फोन देता है और कहता है कि फोन पर ही तुम पैसों की मांग करो, लेकिन पत्नी मना कर देती है। फिर पत्नी की पिटाई होती है, रोजाना बाएं दिन चलता रहता है। एक दिन वह अपने बेटी का गला दबाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा, नहीं तो तुम अपने पिता से पैसे मांगो। वह रोने लगती है, पैर पकड़ लेती है। वही सास ससुर सब कुछ देख रहे होते हैं।
वह दौड़ते हुए जाती है, अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और कहती है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो पिताजी माताजी मुझे माफ करना, यह सब क्या हो रहा है और आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं। तभी वह धक्का मारकर वहां से चले जाते हैं। अब वो अपनी बेटी को लेकर दिन रात बैठकर रोती रहती। वह यह सोचती कि अब मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा। एक दिन प्रेमिका और दोनों संबंध बना रहे होते हैं, तभी प्रेमिका के घर वाले उसको देख लेते हैं और उसको गालियां देते हुए उसकी पिटाई करते हैं, उसको घर से भगा देते हैं। अब जैसे ही वो अपने घर जाता है और पूरे कॉलोनी में उसकी चर्चे होने लगते हैं। अब वह शर्म के मारे अपने घर जाता है और जब उसकी पत्नी यह बात सुनती है तो उसके पति से पूछती है कि मेरे रहते आप किसी और के साथ संबंध बना रहे थे, यह सब क्या है। वह गुस्सा होता है और अपने पत्नी को मुर्गा बनाता है। मुर्गा बनाकर हाथ पैर बांध देता है और उसकी पिटाई करने लगता है। और जब इस पर भी उसका मन नहीं भरता है, वो अपनी पत्नी को बार बार कहता है कि अपने घर वालों से फोन करो, 1 लाख रुपए की मांग करो। वह मना करती है कि मेरे पिताजी इतने पैसे कहां से लाएंगे। तो वह फिर पिटाई करता है और उसको बेड पर सुलाकर लाल मिर्च का पाउडर लाता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर छिड़क देता है। अब वह परेशान हो जाती है, चिल्लाने लगती है। तभी वह कहता है गुस्से में कि तुम यहां से भाग जाओ, निकल जाओ, अपनी बेटी के साथ चली जाओ। अब उस पत्नी को, उस बेचारी प्रिया को मौका मिलता है घर से बाहर निकलने का। वह आजिज हो चुकी थी इस जिंदगी से। वो अपनी बेटी को लेती है और चीखते हुए पुलिस थाने पहुंचती है। बीच में कुछ लोग मिलते हैं तो वह उसकी मदद भी करते हैं। कुछ लोग उसे थाने तक पहुंचाते हैं और जब वह थाने पहुंचती है तो पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। जो वहां के एसआई रहते हैं अनिल सिंह, वह सारी बात सुनते हैं और वह खुद रोने लगते हैं कि एक गरीब बेटी के साथ दहेज के लिए इस तरह का अन्याय हो रहा था। और आसपास के लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पड़ोसियों को इस बात की खबर नहीं रही हो। कोई भी पुलिस को या उसके परिवार को, लड़की के परिवार को बताने की हिम्मत नहीं करता। वह सारी बात सुनते हैं और जो शरीर पे जितने चोटें लगी होती हैं, यहां तक कि उसके गुप्तांग पर भी कई सारी चोटें आई थी, खून भी बह रहा था। वह प्रिया को हॉस्पिटल भेजते हैं इलाज के लिए और पुलिस टीम लेकर उसके घर जाते हैं, मनीष के घर। और मनीष के साथ साथ उसके माता पिता को गिरफ्तार करते हैं और दहेज उत्पीड़न में 307 कत्ल, यानी कि कत्ल करने की कोशिश, कई तरह के मुकदमे दर्ज कर पीड़िता के कहने पर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए कोर्ट के सामने पेश करते हैं और कोर्ट उन्हें जेल भेज देती है। उधर जब यह जानकारी लड़की के माँ बाप को होती है, फूलचंद को होती है, तो वह रोते बिलखते साइकिल से हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अपनी बेटी को देखते ही रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटी गलती तुम्हारी नहीं थी, कहीं ना कहीं मेरी गरीबी और यह दहेज का जो लालच है, जो यह लोभी समाज है, उनकी है। अपने बेटी को गले लगाते हैं और उसकी बेटी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। दरअसल मैंने कई लोगों को देखा है, किसी भी जात बिरादरी धर्म के क्यों ना हो, वह सफेद सफेद कपड़े पहनकर कई लोगों की शादियां कराते फिरते हैं और कहते हैं कि मैं न्याय कर रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं। लेकिन जब खुद की बेटी की बात होती है तो अपने बेटी को भी बहुत सारा दहेज देते हैं और अपने बेटे के लिए तो पूछो ही नहीं, जैसे खुला खजाना है, जितना चाहो उतना लपेट लो। और जब दूसरों की बात आती है तो दहेज का विरोध करते हैं। वो अपने को अच्छा दिखाने के लिए समाज में दहेज प्रथा का विरोध करते हैं। जनता उन्हें काफी अच्छा समझती है। यहां तक कि मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है, कई ऐसे अधिकारियों को भी देखा है जो दरोगा है, एसडीएम है, डीएसपी तक है, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर दहेज में उनको मिली है। समझ में नहीं आता है कि जब आप आईएएस बन गए हैं, पीसीएस बन गए हैं, दरोगा बन गए हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो फिर यह दहेज किस लिए।
और सिर्फ दहेज के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए आप एक बहन बेटी के साथ इस तरह का अन्याय करते हैं। हो सकता है कल आपके बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जरूरत है हमें सोच बदलने की, जागरूक रहने की। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी के भावनाओं को परेशान करना, ठेस पहुंचाना नहीं है। कुछ साथियों ने आज कमेंट किया है, जिनमें सबसे पहले अभिमन्यु पांडे हैं। उनका जन्मदिन है, वह सूरत से हैं। कल उनका जन्मदिन था, उन्होंने कमेंट करने में थोड़ी सी देर कर दी, लेकिन कोई बात नहीं। अभिमन्यु जी, आपको बहुत सारी बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, आपका जन्मदिन शुभ हो। कुछ साथियों ने और भी कमेंट किया है, जिसमें दिलीप कुमार गुप्ता जी हैं, कानपुर से हैं। बलराम सिंह जी हैं, विलेज इनका पुरैनी है, उत्तर प्रदेश बिजनौर से आते हैं। नसीर पठान है, राजस्थान से। अंकिता ब्लॉग्स हैं, लखनऊ से। सोहन लाल सेठिया जी हैं, राजस्थान से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार भरा मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, और जो कहानी पर आप सुझाव देते हैं वो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है, पढ़कर अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट से मुझे वीडियो बनाने में, नई नई कहानियां लाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है। तो आप लोग यह उत्साह और यह प्यार बनाए रखें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।